पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम सारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्विक रिवीजन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मैकेनिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्ट्रेंथ के बारे में, मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करना है। स्ट्रेंथ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस जो ले सकती है मटेरियल, वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाता है। मटेरियल के अंदर अगर स्ट्रेंथ होगी तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसमें डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन और स्ट्रेस अगर लग रहा है तो लोडिंग पैटर्न। तो डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग पैटर्न पर कैसा कैसा स्ट्रेस लग रहा है और उस स्ट्रेस लगने के कारण उसमें क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या एलोंगेशन हो रहा है, इन सभी का अगर हम स्टडी करेंगे उसको ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बेसिक टर्म्स क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस किससे आ रहा है? लोड से। लोड क्या होता है? ठीक है, सपोज ये हमारा मटेरियल है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, इसी को हम क्या बोले? टेंसाइल लोड P। और जो टेंसाइल लोड P है इसके कारण इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको क्या होगा? P/A। ठीक है, ये क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के कारण जो भी मटेरियल के अंदर पर यूनिट एरिया में जो भी लोड लगता है, जो भी इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स क्रिएट होता है, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, एक P/A क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोड की बात करते हैं, है ना। लोड पर आए थे ना, तो लोड जो होते हैं वो हमारे हम बेसिकली तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला टाइम के बेसिस पर, दूसरा टाइम के बेसिस पे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और टाइम के बेसिस पे स्टैटिक लोड और दूसरा डायनेमिक लोड। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कंसंट्रेटेड लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, और स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड, कंसंट्रेटेड लोड। डायरेक्शन के बेसिस पे, लोड की डायरेक्शन जैसी रहेगी उसके बेसिस पे। एक तो हमारा नॉर्मल लोड हो गया, नॉर्मल, एक्सियल और या शियर लोड। ठीक है, अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन अगर सरफेस की परपेंडिकुलर है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, और अगर पैरेलल है तो उसको शियर बोलेंगे। टाइम की वजह से स्टैटिक है और डायनेमिक है, और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंसंट्रेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी दो तीन टाइप के हो सकते हैं, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बेयरिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो ये हमारे क्या है? लोड के टाइप है। जब हमारे लोड इतने टाइप के होंगे तो स्ट्रेस जो होंगे, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोडिंग पैटर्न में जो भी हमारा स्ट्रेस लगेगा, हम लोड को नॉर्मल और शियर दो टाइप में देखते हैं, है ना। तो स्ट्रेस जो डेवलप होंगे वो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग के कारण हो सकता है या डायरेक्ट लोडिंग के कारण हो सकता है। ऐसे ही शियर स्ट्रेस डायरेक्ट हो सकता है या फिर टॉर्शनल के कारण हो सकता है। टॉर्क लग रहा है मटेरियल के ऊपर, इसलिए उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो इस टाइप से हमारे जो नॉर्मल स्ट्रेस रहता है उसको हम सिग्मा से, और शियर स्ट्रेस जो रहता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या है? किसी भी मटेरियल के ऊपर हम जब लोड लगाएंगे तो उसमें चेंज इन लेंथ होगा, उसका डायमीटर चेंज होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी, देन उसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन मींस क्या होता है? चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो डेल एल बाई एल हमारा क्या हो गया? डेल एल बाई एल एप्सिलॉन हो गया, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन को क्या है? हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक रिलेशन निकाला, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है। तो सिग्मा बराबर में एप्सिलॉन इनटू में ई आ गया, तो सिग्मा बराबर में P/A हो गया, बराबर में डेल एल अपॉन एल हो गया, इनटू में ई हो गया। तो डेल एल की वैल्यू निकालेंगे तो PL अपॉन ए हो गया, जो एलोंगेशन होगा लोड P के कारण। ठीक है,
ये क्या है, स्टैटिक लोड है, ठीक है। स्टैटिक लोड है। जब हम डायनेमिक में बात करते हैं तो इम्पैक्ट लोड की बात करते हैं। इम्पैक्ट लोड मींस जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर ब्लो कर रहे हैं तो उसके कारण जो भी मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा उसको इम्पैक्ट स्ट्रेस बोलेंगे। इसमें स्टैटिक लोड के कंपैरिजन में स्टैटिक स्ट्रेस इनटू में इम्पैक्ट फैक्टर बराबर में इम्पैक्ट स्ट्रेस। इम्पैक्ट लोड के कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको इम्पैक्ट स्ट्रेस बोलती है, ठीक है। अब सिग्मा स्टैटिक और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के 2h अपॉन डेल स्टैटिक। मीन्स अगर हम यही लोड, अगर सपोज दैट हमारा मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर हमने यहाँ पे एक लोड रखने के लिए एक स्पेस बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने सीधा रख दिया इसको स्टैटिक तरीके से, तो जो चेंज हुआ लेंथ में है ना वो डेल स्टैटिक हो गया। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ पर से ऊपर से गिरा दिया देन हाइट h भी कैलकुलेट होगा और वो इम्पैक्ट फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हम इम्पैक्ट पड़ रहा है ना इसके ऊपर, इसके कारण एलोंगेशन ज्यादा होगा तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और जो भी हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा, स्टैटिक स्ट्रेस डेवलप होगा, उसमें इस इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पैक्ट स्ट्रेस की बात हो गई। अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन की बात की थी, अभी हम एक और बात कर लेते हैं। स्ट्रेस जो होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला ट्रू स्ट्रेस और दूसरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस मींस जैसे हम इसमें लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने पे क्या हो रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, डाया कम होता चला जाएगा। तो जो इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस बोलता है कि P अपॉन ए ऑफ, इसमें P अपॉन ओरिजिनल एरिया है, लेकिन इस वाले में P अपॉन ओरिजिनल एरिया नहीं है, इंस्टेंटेनियस एरिया। हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस एरिया जो भी रहेगा उससे जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा ट्रू होगा, और जो हमारा इंजीनियरिंग के लिए P अपॉन ए ओरिजिनल है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेन के लिए रहेगा डेल एल अपॉन एल, एल ओरिजिनल रहेगा फिर, लेकिन डेल एल एप्सिलॉन बराबर डेल एल अपॉन एल है, फिर यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर डेल एल अपॉन एल ऑफ इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ना, और ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोड की बात कर रहे थे, तो हमारे एग्जाम में या गेट एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, इनमें क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो लोड के बेसिस पे हो सकते हैं। सपोज तो हमें कुछ भी एग्जाम में सॉल्व करना है, यहाँ पे पी लोड लगाया, यहाँ पर भी पी लोड लगाया और इस तरफ से फिक्स है, तो हमें इसका क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बना लेंगे तो इंडिविजुअल पार्ट का फिर हमें स्ट्रेस निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट का अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2p लगेगा, यहाँ पर 2p लगेगा, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें यहाँ पर p लगेगा और यहाँ पर p लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का अलग निकालना होगा, सेकंड पार्ट का अलग निकालना होगा। तो इस टाइप से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में फ्री बॉडी डायग्राम बना करके करना है, ठीक है। अभी हमारे जो मटेरियल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो सभी हम होमोजीनियस लेते हैं, और सारे मटेरियल जो रहते हैं वो हमारे कैसे रहते हैं, आइसोट्रोपिक रहते हैं। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि हम अगर सपोज दैट ये हमारा मटेरियल है ना, इसमें हर पॉइंट पर जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कैसी रहेंगी, हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम सेम रहेगी। मींस यहाँ अगर बाय डायरेक्शन में यहाँ पर इवन है तो बाय डायरेक्शन में यहाँ पर भी इवन होगा, यहाँ पर भी इवन होगा। ये क्या बोलता है, होमोजीनियस बोलता है। आइसोट्रोपिक क्या बोलता है, अगर हमारा सपोज ये मटेरियल है तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो हर डायरेक्शन में ई रहेगा, हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ठीक है। ठीक है, अब हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज की एक बार बात कर लेते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ई, जी, के और म्यू। ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के क्या है, बल्क मॉडुलस, म्यू क्या है, म्यू है पॉइजन रेशियो, ठीक है। ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, बल्क मॉडुलस है एंड पॉइजन रेशियो है, ठीक है। इन चारों में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस के म्यू,
और दूसरा रिलेशन होता है E बराबर E इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। इन दोनों रिलेशन से आप बाकी के और भी रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमने होमोजेनियस के लिए बात कर ली है, ये तो होमोजेनियस हो गया, ये आइसोट्रोपिक हो गया। लेकिन यहाँ पर इवन इवन और यहाँ पर इवन है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे E2 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 ये भी हो सकता है, ठीक है। होमोजेनियस में यहाँ पे E2 है, यहाँ पर भी E2 होगा, यहाँ पर भी E2 होगा, लेकिन जो मटेरियल होमोजेनियस होगा प्लस आइसोट्रोपिक होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर E, यहाँ पर E, यहाँ पर E, और दूसरे पॉइंट पर भी जाएंगे, यहां पर भी E, यहां पर भी E और यहां पर भी E। मींस हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर हमारी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी वो सेम रहेंगी, किसमें, जो मटेरियल होमोजेनियस है प्लस आइसोट्रोपिक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी हम मटेरियल का स्टडी करेंगे वो सारे मटेरियल हमारे कैसे रहेंगे, होमोजेनियस प्लस आइसोट्रोपिक। अभी हमें थर्मल स्ट्रेस की बात करनी है, ठीक है। नॉर्मल लोड की बात कर ली हमने, नॉर्मल लोड की बात कर ली, थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस बेसिकली, थर्मल स्ट्रेस जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एलोंगेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डेल्टी एल, जो हमारा एलोंगेशन आता है, ठीक है। किस कंडीशन में, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट के कारण जो भी उसमें चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो अगर हम इसमें स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा डेल टी हो गया। और अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू में ई, है ना, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन इनटू में ई होता है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डेल टी इनटू में ई, ये क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेस। लेकिन थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा, ओनली व्हेन जब हम स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्ट्रेन रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन दिस कंडीशन स्ट्रेस विल बी डेवलप। मींस थर्मल अगर हम हीट कर रहे हैं, हीट की वजह से उसमें जो एक्सपांशन हो रहा है अगर वो फ्रीली हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। फ्रीली अगर एक्सपांड कर रहा है देन स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रीली एक्सपांड नहीं कर रहा है, उसमें जो चेंज इन लेंथ है उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, देन देयर विल बी स्ट्रेस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। अभी कुछ हमारे इक्वेशंस, कुछ हमारे कैलकुलेशंस आते हैं जो थर्मल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस लोड के कारण, मैकेनिकल लोड के कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उनसे मिले जुले आते हैं, ठीक है। मींस उसमें मैकेनिकल लोड भी लग रहा होगा प्लस थर्मल स्ट्रेस भी लग रहा होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। सपोज हमारा एक मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है T, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इसके ऊपर लग रहा है, और इस मटेरियल को हमने हीट कर दिया डेल टी टेम्परेचर से, तो होगा क्या, है ना। अच्छा पहले हम समझ लेते हैं हीट करने से होता क्या है। अगर हम डेल टी टेम्परेचर से हीट करेंगे तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा मटेरियल में। और अगर हम मटेरियल को इलोंगेट होने से रोक रखे हैं, है ना, मटेरियल को इलोंगेशन से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर एक स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वो कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। और यही अगर डेल टी हम अगर इंक्रीज या डाउन करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो खींचेगा उसको, ठीक है। सपोज दैट हमने टेम्परेचर कम किया, मटेरियल की ओरिजिनल डायमेंशन इतना था, लेकिन बाद में इतना हो जाएगा अगर हम फ्रीली एक्सपांड करेंगे, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट किया हुआ है ना, हमने स्ट्रिक्ट किया हुआ, तो क्या करेगा, इसको मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोड लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में रखने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो कौन सा डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। हम जब मटेरियल के अंदर थर्मल प्लस मैकेनिकल अगर दोनों टाइप के स्ट्रेस लगेंगे तब हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स जो हमारे आएंगे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में जो होंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन दिए रहेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। सपोज हमारी एक रॉड ए दे दी, एक रॉड ए दे दी, एक कॉपर का रॉड है, ये स्टील का रॉड है, और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। एक सॉलिड बीम है, सॉलिड बीम है या सॉलिड भी कुछ भी है जो केवल टिल्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसको हीट किया और इसको हीट किया डेल टी से, हमसे बोल दिया कि अब क्या होगा, एक में ज्यादा एलोंगेशन होगा, एक में कम एलोंगेशन होगा, तो जो सॉलिड बाहर है वो इस टाइप से कुछ एंगल पे आ जाएगी, तो हमसे बोलेंगे कि इसका एंगल निकालो, थीटा एंगल निकालो, ठीक है। सेकंड क्या बोलेंगे
कि अगर इस टाइप से हो रहा है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा पी फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा फोर्स पी बताओ कि जिससे कि दोनों जो हैं कॉपर और स्टील ये बार जो है वो स्ट्रेट ही बना रहे। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक कोएक्सियल शाफ्ट हो, है ना, कोएक्सियल शाफ्ट हो जिसमें स्टील और कॉपर, स्टील कॉपर में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्टील का जो थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है वो क्या होता है, वो कम होता है, कॉपर का ज्यादा होता है ना। तो जिससे कि दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, एक का एक्सपांशन ज्यादा होगा, एक का कम होगा, जिससे कि और सिमिलर वे में हमारे जो दो मटेरियल रहेंगे, डिफरेंट मटेरियल रहेंगे, एक का थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट अल्फा ज्यादा रहेगा, एक का कम रहेगा, तो दोनों में अनइवन एक्सपांशन होगा। उस कंडीशन में हमसे बोला जाएगा, सपोज ये हमारा एक मेटल है, दूसरा मेटल ये है, और इसका कोएक्सियल एक और मेटल है यहाँ पे, और यहाँ पे इस एंड पे फिक्स है, इस एंड पे भी फिक्स है। अब हमसे बोला जाए इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के कारण इसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा। तो अब दोनों ही शाफ्ट जो होंगी वो क्या होंगी, वो सेम एलोंगेट करेंगी। तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्या, डेल एल पहला मेटल, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एल ऑफ सेकंड मेटल। ठीक है, तो अभी होगा क्या, दोनों में चेंज इन एक्सपांशन या चेंज इन लेंथ जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा थर्मल के कारण। तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें एक फोर्स भी लग जाएगा। फोर्स क्या लग जाएगा, फोर्स भी लग जाएगा जो इनकी इलोंगेशन को सेम बनाएगा, है ना, दोनों को सेम लेंथ पर बनाएगा। तो उस फोर्स लगेगा, एक में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, दूसरे में टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारी थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस की बात हो गई है। ठीक है, अभी हम प्लेन स्ट्रेस पे आते हैं। सपोज हमारा एक मटेरियल है, मटेरियल में एक पॉइंट है P, है ना, उस मटेरियल में इस पॉइंट पर हमारा स्ट्रेस लग रहा है इस पर, ठीक है। तो हम पॉइंट पर, मटेरियल में एक पॉइंट है उस पर जो स्ट्रेस लग रहा है उनकी बात करते हैं। तो अगर सपोज एक पॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पर सिग्मा वाई लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो भी स्ट्रेस रहेंगे उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमने बताया हुआ था स्ट्रेस जो होते हैं, स्ट्रेस को हम दो टाइप से बोल सकते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल और दूसरा हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस भी कौन से हो सकते हैं, डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा, वाई डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये वाला मटेरियल है, इसको हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इस एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स फोर्स लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पर सिग्मा वाई लग रहा है स्ट्रेस, यहाँ पर भी सिग्मा वाई लग रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, और जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस हमारा ये टाउ एक्स वाई लग रहा है, ये भी टाउ एक्स वाई लग रहा है, ये यहाँ पे टाउ एक्स वाई लग रहा है, और यहाँ पर ये टाउ एक्स वाई लग रहा है। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस रहता है वो कंप्लीमेंट्री रहता है, अगर हम एक प्लेन पर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो दूसरे प्लेन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ जो शियर स्ट्रेस है वो भी यही टाउ है, वो भी यही टाउ है। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, इसको हम बाई एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे, इसको हम कंपोजिट स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, कंपोजिट मींस इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी आ गया है, प्लस में शियर स्ट्रेस भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो कंपोजिट स्ट्रेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर हम नॉर्मल स्ट्रेस और बाई एक्सियल स्ट्रेस और सिंगल स्ट्रेस तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, जो कंपोजिट स्ट्रेस है, सपोज हमारा एक मटेरियल ये है, इसमें सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स, हमारा एक प्लेन ए है, इसको हम ए, बी और सी मान ले रहे हैं, यहाँ से एंगल कितना हमारा थीटा है। ठीक है, तो हमारा कंपोजिट स्ट्रेस कैलकुलेट करने में ये हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई लग रहा है, और यहाँ पर एक टाउ स्ट्रेस भी लग रहा है। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, जो हमारा टाउ क्या है वो हमारा शियर स्ट्रेस है। तो अब इस शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए मोहर ने मोहर सर्कल बना दिया। मींस अब हमें मोहर सर्कल बनाना है एक। ठीक है, मोहर का बोलना है कि जब भी किसी भी मटेरियल में इस टाइप से पॉइंट पर अगर इस टाइप से स्ट्रेस लग रहा है
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस प्लेन पे बात करें तो ये हमारा ए है, ए सी है, ए बी है, यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पर सिग्मा वाई लग रहा है, यहाँ पे टाउ लग रहा है, यहाँ पर भी टाउ लग रहा है। तो इस प्लेन पे, एसी प्लेन पे हमें बताना है एसी प्लेन पे कौन कौन सा स्ट्रेस लगेगा। एसी प्लेन पे एक लगेगा हमारा सिग्मा है जो नॉर्मल होगा, और दूसरा लगेगा हमारा टाउ जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो इनको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें एक मोहर सर्कल बनाना है। ठीक है, मोहर सर्कल बनाने का हम रूल बता देते हैं। मोहर ने बोला कि देखो भाई, अगर आपको कोई भी ऐसा प्लेन दिया हुआ है तो जो भी हमारे प्लेन रहेंगे मोहर सर्कल में वो पॉइंट हो जाएंगे। प्लेन मोहर सर्कल में जाकर के क्या बन जाएंगे, पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, और जैसे हमारा ए बी है, ए बी को हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ए बी हमारा क्या बन गया, पॉइंट ए बन गया। तो ए बी पे कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कंप्रेसिव रहता है वो नेगेटिव रहता है, सिग्मा। टाउ, टाउ वाला कौन सा है, बाय प्लेन पे जो टाउ लग रहा है उसकी वजह से कैसे लग रहा है टाउ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस टाउ। ठीक है, अब ये तो ए बी वाली बात होगी। बीसी प्लेन पे, बीसी को हम बी पॉइंट मान ले रहे हैं। बीसी पे कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, और दूसरा ए वाला टाउ लग रहा है। ए वाला टाउ कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो सिग्मा एक्स कोमा में टाउ हो गया। ठीक है, अब जो एसी प्लेन है, जो हमारा एसी प्लेन है, एसी प्लेन पे कौन सा लग रहा है, सिग्मा एन, और टाउ कौन सा है, क्लॉकवाइज, सिग्मा एन और टाउ हो गया। ठीक है, ओके, हमारे ये सब आंसर हो गए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा वाई और माइनस टाउ है ना। हम मान के चल रहे हैं सिग्मा वाई बड़ा है सिग्मा एक्स से। ठीक है, तो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई बड़ा है तो हमने सिग्मा वाई यहाँ पे ले लिया है ना। ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और एक्स में सिग्मा वाई यहाँ तक है, और टाउ यहाँ पर टाउ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में तो नीचे आएगा तो टाउ ये हो गया। तो ए वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए वाला पॉइंट हो गया। बी सिग्मा एक्स और टाउ, बी वाला पॉइंट हमारा सिग्मा एक्स, हमने मान लिया यहाँ तक सिग्मा एक्स है और टाउ की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स टाउ ये हमारा कौन सा होगा, पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट क्या है, सर्कल पे हैं, और सर्कल पे है तो अगर सर्कल पे दो पॉइंट है तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ये जस्ट डायरेक्ट अपोजिट में है। ठीक है, तो जो भी इनके बीच में, जो भी इनका सेंटर अगर इससे टच करेगा एक्स एक्सिस से है ना, तो क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो वो हमारा सर्कल का सेंटर O हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट ए और बी के हो गए। सी के कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं, जितना भी एंगल थीटा रहेगा वो 2 थीटा हो जाएगा। एंगल मोहर सर्कल में डबल हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो सिग्मा, इस वाले प्लेन और उस वाले प्लेन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, लेकिन यहां पर आकर के क्या होगा, पॉइंट ए, ये जो लाइन बन रही है ना, जो भी हमारी ओ से लेकर के पॉइंट तक की जो भी लाइन बनेगी वो क्या है, हमारा प्लेन है बेसिकली, मोहर सर्कल। तो हमारा ओ बी क्या बता रहा है, ओ बी सिग्निफाइंग कौन सा प्लेन बता रहा है, ओ बी बीसी प्लेन बता रहा है, बीसी प्लेन। बीसी प्लेन पे जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो ओबी वाला हो गया। ऐसे ही ए बी, ओ ए क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है जो भी हमारा ए बी प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है वो बता रहा है हमारा। क्लियर, ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हमारा एसी, जो हमारे एसी प्लेन पर स्ट्रेस लग रहा है उसको हम किससे बताएंगे, ओसी से। अभी हमने सी पॉइंट लिया नहीं, सी पॉइंट ले बनाते हैं। अब सी पॉइंट बनाएंगे, सी पॉइंट कहां से बनाना है, एंगल हमें कितना दिया हुआ, थीटा, और कहां से दिया हुआ, क्लॉकवाइज थीटा दिया हुआ है ना, क्लॉकवाइज थीटा। एंटी क्लॉकवाइज दिया होता तो इस तरफ होता ना, तो क्या है, क्लॉकवाइज थीटा। किस वाले प्लेन से, ए बी प्लेन से। ए बी प्लेन कौन सा है, ओए वाला प्लेन। ओए वाले, ओए से एंगल कितना है, थीटा। एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ से हम 2 थीटा एंगल ले लेंगे, यहाँ 2 थीटा एंगल ले लिया। ठीक है, 2 थीटा एंगल ले लिया। अब 2 थीटा एंगल ले लिया तो 2 थीटा एंगल पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली तो हमारा जो भी पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो गया, सी वाला पॉइंट हो गया। तो ओसी क्या बताएगा, एसी प्लेन पे क्या क्या स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एन और टाउ। तो सी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिग्मा एन और टाउ। बस हो गया, क्लियर इतना।
बस अब हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी हमें इसमें निकालना क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। हमें इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करनी होगी, प्रिंसिपल प्लेन की बात करनी होगी, ठीक है। फिर प्रिंसिपल प्लेन से एंगल कितना बन रहा है उसकी बात करनी होगी, ठीक है। फिर जो पॉइंट है उस पर रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात करनी होगी, ठीक है। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन का जो एंगल है वो हमें निकालना होगा, ठीक है। पॉइंट सी पे जो भी हमारा रिजल्टेंट निकला है वो निकालना होगा, पॉइंट सी पे जो सिग्मा है वो निकालना होगा, टाउ निकालना होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई माइनस टाउ, और बी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स और टाउ, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच का रेडियस निकालेंगे, है ना, रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओ ए बराबर में ओ बी बराबर में ओ सी, है ना। तो जो क्या होगा, रेडियस, रेडियस कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर जितनी डिस्टेंस होगी वही इतनी डिस्टेंस होगी, क्योंकि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। तो इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और हाफ कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये टोटल कितनी होगी, ओ, और यहाँ पर हम आई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। आई ओ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब हमें अगर रेडियस की वैल्यू निकालनी है, रेडियस मीन्स ओ ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ तक की जितनी वैल्यू दी हुई है ना, आई ओ की वैल्यू जितनी दी हुई है, हम क्या निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, क्या है ना। तो हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पी दे देते हैं। तो ओ ए स्क्वायर बराबर में ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी क्या आ जाएगा हमारा, ओ पी कैसे आ जाएगा, आई पी माइनस आई ओ, तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा फाइनली हमारा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है, टाउ, माइनस टाउ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ओ ए आएगा, जो रेडियस आएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। जो ओ ए है वही क्या है हमारा, टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारी रेडियस है ओ ए, है ना। इसको बढ़िया राइटिंग में ले लेना, कैसे क्लियर हो, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट लग गया, ठीक है। तो यही हमारे क्या होगा, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू होगी, यही हमारी रेडियस की वैल्यू होगी, ठीक है। एक हमारा चीज हो गया। अब बोले ओ सी में जो है ना, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, सिग्मा एन और टाउ। सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हमारा एंगल कितना है, ये एंगल हमारा कितना है, 2 थीटा है, ठीक है। ये हमारा 2 थीटा एंगल है, और ये वाला एंगल हमारा हमें पता है। तो अभी हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये हमने मान लिया ओ है, पी है, आई है, इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे मानेंगे, आई ओ प्लस ओ डी बराबर सिग्मा एन हो जाएगा, आई ओ प्लस ओ डी बराबर सिग्मा एन हो जाएगा। अब ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी, ये वाला एंगल हम मान के चलते हैं, ये वाला जो एंगल है ना वो थीटा है, 2 थीटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ सी कॉस 2 थीटा, ये थीटा 1 मान लेते हैं, माइनस 2 थीटा 1 हो जाएगा। ओ सी कॉस 2 थीटा माइनस, इसका हम निकाल देंगे तो जो भी बचेगा, इस वाला एंगल, इतना एंगल कितना बचेगा,
2 थीटा माइनस 2 थीटा 1, क्योंकि इस वाले एंगल को हमने 2 थीटा 1 ले लिया, तो ये वाला जो एंगल बचेगा, तो फिर बस हमें भी इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम जब और सिंपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी बराबर निकाल देंगे फार्मूला, तो cos 2 थीटा cos 2 थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा हम कैलकुलेट करके जब इसको आगे और निकालेंगे तो हमारा सिग्मा n बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ x बाय साइन 2 थीटा, और जो हमारा टाउ की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा x बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ x बाय cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये सिग्मा n और टाउ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो सिग्मा n और टाउ की वैल्यू हमें पता है, तो ये यहाँ से क्या है, सिग्मा n, यहाँ पर सिग्मा n है और ये हमारा टाउ है ना। तो सिग्मा n और टाउ का वैल्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा n का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कौन सा है, ये वाला है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो हम बाय प्लेन से जो भी होगा वो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला एंगल अगर हमें पता चल गया प्लस 90 डिग्री करना है, हो गया, तो ये वाला प्लेन आ गया। दूसरा, अब हमारा एक नीचे प्लेन है, तो इसमें ये वाला 90 माइनस 2 थीटा, 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, एक 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा एंगल हम निकाल ही लेंगे, है ना, 2 थीटा एंगल हम निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन। अभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात कर लेते हैं। ऐसा प्लेन, प्लेन मींस पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो कौन सा पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है जहां पर टाउ की वैल्यू जो रहेगी बाय एक्सिस की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन रहेगा जहां पर टाउ की वैल्यू क्या है, 0 है। तो टाउ की वैल्यू 0 कहां पर है, केवल 2 पॉइंट पर है, एक ए वाला पॉइंट और एक ए वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू हम निकाल देंगे और उस वाले पॉइंट की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल पॉइंट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट पर जो भी स्ट्रेस होगा उसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। और प्रिंसिपल प्लेन जो हमारा इससे एंगल होगा वो निकाल देंगे, और इस वाले से जो एंगल होगा वो निकाल देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, प्रिंसिपल प्लेन हो गया, रिजल्टेंट हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस एंगल हो गया, सिग्मा हो गया, टाउ हो गया, सिग्मा बाय टाउ, बस हो गया, बस इतना ही सब कुछ है मोहर सर्कल में। ठीक है, तो मोहर सर्कल हो गया। अभी हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, डक्टाइल के लिए अलग होता है और ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग होता है। डक्टाइल के लिए क्या होता है, एक हाथी जैसा बनता है, ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल के लिए सिंपल होता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट रहता है, इसमें भी यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट रहता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट होता है, यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट रहेगा, यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट रहेगा, यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट रहेगा, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो क्या कहलाएगी, इसका एरिया जितना भी रहेगा वो टफनेस को शो करेगा। ठीक है, लेकिन जो इलास्टिक पॉइंट तक रहेगा वो हमारा क्या शो करेगा, वो हमारा रेजिलियंस शो करेगा। ठीक है, रेजिलियंस और टफनेस में यही अंतर होता है। ठीक है, रेजिलियंस में पर हमारा मैक्सिमम रेजिलियंस क्या कहलाएगा, प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगा। ठीक है, पर अगर हम एरिया निकाल देंगे तो वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टफनेस हो जाएगा हमारा, टफनेस ब्रेकिंग पॉइंट तक रहता है, वो हमारी टफनेस है। तो डक्टाइल मटेरियल की टफनेस ज्यादा होगी या ब्रिटल मटेरियल की, ब्रिटल मटेरियल यहीं पे खत्म हो गया, तो उसकी टफनेस ब्रिटल मटेरियल की कम ही होती है। ठीक है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल स्ट्रांग होता है किसमें, कंप्रेसिव लोड में, कंप्रेसिव लोड में स्ट्रांग होता है, और ये कंप्रेसिव लोड में अपना